हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है सभी की। आज हम करने वाले हैं हमारे संप्रेषण का तीसरा पार्ट करने वाले हैं, थर्ड पार्ट। और हमने कल काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था इसके बारे में। संप्रेषण के तत्व जाने थे हमने, जिसमें भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और समयाधिक वातावरण, ये सब हमने समझ लिया था। और माध्यम क्या होते हैं, संकेत क्या होते हैं, सांकेतिक क्या होते हैं, कोलाहल क्या होता है, सब हमने जान लिया था। आज हमारे लिए बचा हुआ था क्या, संप्रेषण के सिद्धांत रह गए थे और इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो संप्रेषण के सिद्धांत देख लेते हैं क्या है। स्पष्टता का सिद्धांत यह मांग करता है, स्पष्टता का, ठीक है, स्पष्टता का सिद्धांत यह मांग करता है कि जो कुछ भी संप्रेषण के दौरान कही जाए वह आवाज़, उच्चारण, गति के स्तर पर उपयुक्त हो, तभी स्पष्टता पाई जाएगी। मतलब आप संप्रेषण किसी से कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो आपकी आवाज़ सही होनी चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए और आपकी गति सही होना चाहिए। मैं आप लोगों को जैसे भी पढ़ा रही हूँ, अगर मेरी गति, बोलने की जो स्पीड है बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो आप लोग को आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो बोलूँ तो आप लोगों को नींद आने लग जाएगी यहीं कहीं, ठीक है। तो संप्रेषण जब आप कर रहे हो तो आपको अपनी हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाला आपकी बात को कैसे समझ रहा है। ओके। यह सिद्धांत भाषा एवं शब्दकोश की पर्याप्तता की आवश्यकता बताता है, ठीक है। अगर आपके पास शब्दकोश सही है, अगर आपके पास शब्दकोश पर्याप्त हैं तो आपका संप्रेषण अच्छा होगा। जैसे आप एक ही बात को कई तरीके से कह सकते हो, एक ही वर्ड का कई तरह से यूज़ कर सकते हो, तो आपका संप्रेषण काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद संप्रेषणकर्ता का भाषा पर अधिकार हो, यह आवश्यक है। भाषा पर अधिकार से मतलब है सामने वाला जिस भाषा में बात कर रहा है आपको भी वो भाषा आनी चाहिए, तभी संप्रेषण हो सकता है। आप इंडियन के सामने चाइनीज़ में बात करोगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। भले ही आप में कितनी अच्छी कला हो संप्रेषण की, आपको सब कुछ ठीक से आता है, लेकिन आपकी लैंग्वेज पर ही पकड़ नहीं है, जिस लैंग्वेज में सामने वाला आपसे बात कर रहा है, तो संप्रेषण नहीं हो पाएगा। ओके। अब आते हैं, साथ ही यह भी कि उसका शब्दकोश भंडार भी पर्याप्त हो, ये अपन ने देख ही लिया है, जिससे वह संदेश की बारीकियों को उचित शब्दों का प्रयोग कर संप्रेषित कर सके। सॉरी, ठीक है। आपका शब्दकोश अच्छा होगा तो आप बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। जैसे कि एक आम इंसान और एक जो जैसे वकील हुए, इन लोगों का शब्दकोश काफ़ी अच्छा होता है। ये मतलब एक ही वर्ड को कई तरह से बोल सकते हैं। उनकी जो बोलने की कला है वो अलग होती है। जैसे कि रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार जो होते हैं, उनका शब्दकोश काफ़ी अच्छा होता है। उनको एक-एक बात को कई तरीके से लिखना होती है, बनाना होती है न्यूज़ वगैरह के लिए, तो उनका जो शब्दकोश होता है काफ़ी अच्छा होता है ना? इसके बाद यह सिद्धांत बताता है कि शिक्षक पढ़ाते समय प्रमुख विषय पर ही केंद्रित रहें, विभिन्न विषयों में भटकता ना रह जाए। जैसे आपको एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कोई भी, जैसे एक टीचर है, कोई भी एक टॉपिक पकड़ के पढ़ा रहा है। अब उसने कोई एग्जाम्पल दिया, अब एग्जाम्पल देते 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 पता चला बहुत आगे निकल गए और जो मेन मुद्दा था उससे भटक ही गए, वो लौट के नहीं आ पा रहे हैं वहाँ पे। तो ये अपना कि विषय पर केंद्रित रहना ज़रूरी हो जाता है इसके लिए। इसके बाद सामान्य स्रोत से तात्पर्य यह है कि शिक्षक को एक सामान्य पृष्ठभूमि की पहचान होना चाहिए, ठीक है। सामान्य स्रोत से तात्पर्य यह है कि शिक्षक को एक सामान्य पृष्ठभूमि की पहचान होनी चाहिए जो विद्यार्थी समझ सकें, ठीक है। यह सामान्य भाषा हो सकती है। साथ ही शिक्षक को छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार ही अपना संदेश प्रसारित करना चाहिए, ठीक है। बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, अगर उसका मानसिक स्तर इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन बात को समझ सके, बहुत ज़्यादा डीप बात को समझ सके, तो पहले आपको उसका मानसिक स्तर चेक करना होगा, किस स्तर की बात उसको समझ आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको पढ़ाना होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समय का सिद्धांत। समय का सिद्धांत यह बताता है कि संप्रेषण समय के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु के समय वर्षा के बारे में पढ़ाना उसे प्रभावशाली बनाएगा, क्योंकि विद्यार्थी के दैनिक अनुभव में वर्षा ऋतु होने पर उससे संबंधित संदेश वह आसानी से ग्रहण कर पाएगा।
बरसात हो रही है ना, और बरसात के बारे में ही अगर आप उसको पढ़ाओगे बच्चे को तो क्या है वो बेहतर समझ सकता है, क्योंकि आप उसको लाइव एग्जांपल दे सकते हो कि देखो ये बच्चे बारिश ऐसे हो रही है, ठीक है, तो वो बेहतर समझ सकता है। इसके बाद अधिगमकर्ता की स्थिति के अंतर्गत भौतिक वातावरण जैसे कमरा, प्रकाश, हवा युक्त उचित फर्नीचर के अतिरिक्त उसकी मानसिक स्थिति का प्रेरणापूर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी की स्थिति के अंतर्गत भौतिक वातावरण होना चाहिए, कमरा प्रकाश युक्त हो, उचित फर्नीचर हो और उसकी मानसिक स्थिति का प्रेरणापूर्ण होना आवश्यक है। उसकी मानसिक स्थिति प्रेरणा युक्त हो जानी चाहिए, मतलब वो प्रेरित हो। ऐसा नहीं है कि आप उसे पढ़ाए जा रहे हो, प्रेरित है ही नहीं, अंदर से पढ़ने की इच्छा ही नहीं उसकी, तो ये सब होना आवश्यक है। श्रवण कौशल का संप्रेषण के अंतर्गत बहुत अधिक महत्व है। श्रवण कौशल का, ठीक है, कहा भी गया है कि श्रवण एक कला है, अतः प्रेषक को श्रवण कला की युक्तियों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही संप्रेषण के दौरान उसका उपयोग करना चाहिए। श्रवण कौशल अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हो तो पहले आपको अच्छा श्रोता बनना होता है। ये संप्रेषण की महत्वता है। इसके अलावा पृष्ठ पोषण संप्रेषण के अंतर्गत यह आवश्यक है कि प्रेषक या स्रोत पृष्ठ पोषण हेतु अपने छात्रों या ग्रहणकर्ताओं को देखो, पृष्ठ पोषण संप्रेषण के अंतर्गत पृष्ठ पोषण संप्रेषण के अंतर्गत यह आवश्यक है कि प्रेषक या स्रोत, ठीक है, पृष्ठ पोषण हेतु अपने छात्रों या ग्रहणकर्ता को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करें, जिससे ग्रहणकर्ता अपनी प्रतिक्रिया बेझिझक संप्रेषित कर सके, तभी संप्रेषण प्रभावशाली होगा। ठीक है, आप अपने छात्रों को अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रख रहे हो, है ना, उसकी बात पे प्रतिक्रिया ही नहीं देते हो, उसकी बातों को महत्व ही नहीं दे रहे हो, तो वो आपसे कभी भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाएगा डर के कारण। क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा तो फिर संप्रेषण प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा ना। उसको सपोज़ कोई बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन उसे डर है कि अगर मैंने सवाल किया कि सर ये कैसे, तो सर मुझे डाँट सकते हैं या मैम मुझे डाँट सकती हैं, तो वो आपसे नहीं करेगा सवाल, तो संप्रेषण अधूरा रह जाएगा। तो ग्रहणकर्ता को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी बातों को प्रेषित कर सके। ओके, अब आता है कम बिचौलिए का सिद्धांत। कम बिचौलियों क्या है? कम बिचौलियों का सिद्धांत दर्शाता है कि स्रोत या प्रेषक एवं ग्रहणकर्ता या विद्यार्थी के बीच संप्रेषण के दौरान एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो तो संदेश भी सही और प्रभावशाली ढंग से पहुंचता है। ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए, परंतु यदि दोनों के बीच यदि कुछ बिचौलिए आ जाएं तो संदेश का पूरी तरह से विकृत रूप ग्रहणकर्ता तक पहुंचता है। ठीक है, डायरेक्ट विकृत रूप से समझिए। अब बिचौलिए से मतलब क्या हो जाता है, बीच में, मतलब जैसे मान लीजिए जैसे मैंने आपसे मैं आपके पास कोई बात पहुंचाना चाह रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट ना कहकर किसी तीसरे पर्सन को बोल देती हूँ कि आप उस इंसान से ऐसा बोल दीजिएगा, ये मैंने कहा है। ठीक है, अब एज इट इज़ तो वो कहने वाला नहीं है ना, या तो फिर वो आधे शब्द भूलेगा जो मैंने कहा है, या तो वो आधे शब्द भूलेगा और आधी लाइन ही आपको कह पाएगा, या फिर अपनी तरफ से कुछ मिर्च मसाले लगा कर बोल देगा। यानी दोनों ही कंडीशन में उसका विकृत होना निश्चय हो जाता है संदेश का, अगर प्रत्यक्ष दोनों के बीच में संबंध नहीं है तो, है ना। मेरी आपसे नहीं बन रही है, मेरी आपसे लड़ाई चल रही है, मैं नहीं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं किसी थर्ड पर्सन को बोलूँगी कि मुझे उस इंसान से ये बात कहनी है, मैं उससे बात नहीं करती हूँ, आप कह दीजिएगा उससे। तो वो कभी भी एज़ इट इज़ आपकी बात उस तक नहीं पहुँचाएगा, या तो वो आधी बात खा जाएगा या तो ऐड कर देगा एक्स्ट्रा। तो विकृत दोनों ही कंडीशन में आपका संदेश हो जाएगा। ठीक है, अब आता है इससे संबंधी एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग भी है, जिसमें यह सिद्ध किया जा चुका है कि बिचौलियों की अधिक संख्या स्रोत संदेश को ग्रहणकर्ता तक विकृति के रूप में पहुंचती है। ठीक है, विश्वास एवं आत्मविश्वास का सिद्धांत यह बताता है कि प्रेषक या स्रोत के प्रति ग्रहणकर्ता का विश्वास होना चाहिए। ठीक है, विश्वास एवं आत्मविश्वास का सिद्धांत यह बताता है कि प्रेषक या स्रोत के प्रति ग्रहणकर्ता का विश्वास होना चाहिए कि संदेश का स्रोत या प्रेषक सही है। ठीक है, मान लीजिए जैसे मान लो, चलो ठीक है, बिचौलिए ने कुछ क्या करा, गलत संदेश बता दिया। आप
मैंने आपको कोई पॉजिटिव बात संदेश के रूप में कही थी, उसने नेगेटिव बात जाके बोल दी, लेकिन आपके मन में ये विश्वास है कि नहीं, जिस ये इंसान मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकता, मुझे पूरा विश्वास है। तो आपका जो संदेश है विकृत होने से बच जाएगा, है ना? तो क्या आ जाएगा? विश्वास के कारण। भले थर्ड पर्सन ने आप मेरी छवि नेगेटिव बना के बोली है, लेकिन आपके मन में विश्वास है कि नहीं, वो ऐसा कह ही नहीं सकता मेरे बारे में, मैं खुद उनसे डायरेक्ट बात करूँगा। तो विश्वास था ना मन में, तो संदेश आपका विकृत होने से बच जाएगा इसमें, ठीक है? दूसरी ओर प्रेषक में स्रोत के प्रति, संदेश के प्रति आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, जिससे वह प्रभावपूर्ण ढंग से संप्रेषण कर सकता है, ठीक है? विश्वास की बात यहाँ पे कुल मिलाकर हो रही है। आगे चलेंगे। आगे आता है अपना मौखिक तथा लिखित संप्रेषण। अब आ जाइए, मौखिक और लिखित संप्रेषण क्या होता है? जब कोई सूचना, ठीक है, मौखिक संप्रेषण का समझ रहे हैं सबसे पहले अपन, ठीक है? जब कोई सूचना, संवाद या संदेश मुख से उच्चारण करके प्रेषित किया जाता है, तब इसे मौखिक संप्रेषण की संज्ञा दी जाती है। मौखिक संप्रेषण दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष वार्तालाप, दूरभाष पर चर्चा, संगोष्ठियों में भाग लेकर, सम्मेलनों में उपस्थित रहकर, सूचना प्रसारण यंत्रों के माध्यम से, घंटी बजाकर अथवा किसी अन्य संकेत द्वारा किया जाता है। कभी कभी मुख मुद्रा या शरीर के अन्य अंगों के विशेष हाव भाव द्वारा भी संप्रेषण की मौखिक अभिव्यक्ति की जाती है, ठीक है? डायरेक्ट फ़ोन पर, किसी सम्मेलन में, किसी पार्टी में, किसी मीटिंग में जो डायरेक्ट संप्रेषण होता है, बातचीत होती है, उसे मौखिक संप्रेषण कहा जाता है। अगला है मौखिक संप्रेषण के लाभ। अब लाभ देख लो भाई, समय तथा धन की बचत। हम डायरेक्ट माउथ टू माउथ बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई पैसे लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। अत्यधिक प्रभावपूर्ण से मतलब है अत्यधिक प्रभावपूर्ण होगा। आप जो बात लिख कर, अगर आपके मन में खुशी का उत्साह है, अगर आपने लिख के भेजा तो आपकी खुशी उस लेटर में नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट मौखिक संप्रेषण किया और खुशी-खुशी कोई बात सामने वाले को सुनाई, तो वो समझ जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये खुशी की बात है ना? ऐसे ही दुःख का समाचार होता है। आपके चेहरे के हाव-भाव, आपका बात करने का तरीका, लहज़ा बता देता है कि आप कैसी बात करने जा रहे हैं। तो ये प्रभावपूर्ण हो जाता है। अगला बात आता है शंका का शीघ्र समाधान। शंका, आपने सामने वाले को कुछ कहा और उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया और उसने कह दिया कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो आप हैंड टू हैंड बता दो कि नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मतलब तुरंत ही आपने शंका जो थी उसका शीघ्र निवारण कर दिया। इसके अपोज़िट अगर लिखित में दोगे और उसको कोई गलतफ़हमी हुई तो वो फिर लिख के भेजेगा। फिर आप डिस्क्राइब करोगे उस बात को कि नहीं, मेरा कहने का ये अर्थ नहीं था, तो टाइम लग गया। लेकिन यहाँ पे तुरंत जैसे ही उसने कहा कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? आपने तुरंत बोल दिया कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है? तो शीघ्र समाधान। अब आता है संदेश की प्रतिक्रिया का ज्ञान, ठीक है? संदेश की प्रतिक्रिया का ज्ञान आपको हैंड टू हैंड हो जाता है ना? आपने कोई बात मज़ाक में कही, सामने वाले का मज़ाक आपने बना दिया, तुरंत वो गुस्से में तमतमा गया, तो आपको तुरंत ही प्रतिक्रिया मिल गई। हो सकता है चाँटा पड़ जाए, हो सकता है चप्पल पड़ जाए, है ना? तो तुरंत आपको प्रतिक्रिया मिल जाएगी सामने वाले से। आपने जो कहा तुरंत आपको प्रतिक्रिया हाज़िर है, ठीक है? आपने किसी को गाली दे दी, तुरंत वो पलटा के दे देगा, तुरंत आपको क्या मिल गया? प्रतिक्रिया मिल गई। ओके, इसके बाद लोच, लोच, ठीक है? लोच रहता है शब्दों में। इसके बाद परस्पर सहयोग में वृद्धि, परस्पर सहयोग में भी वृद्धि हो जाती है ना? आपके मौखिक संप्रेषण से इंसान को आपसे लगाव भी जल्दी हो जाता है, सहयोग की भावना तुरंत उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद तुरंत कार्यान्वयन संभव हो जाता है, तुरंत कार्यान्वयन, ठीक है? आपने किसी से कहा ये काम ऐसे होना है, हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ, चलिए अपन मिलकर करते हैं, तुरंत कार्यान्वयन हो गया, ठीक है? इसके अपोज़िट अगर आप लिखित में दोगे तो आप सामने वाले को लिख कर दोगे, वो भी सोचेगा चलो मैं विचार करता हूँ, लेटर लिख के देगा कि हाँ भाई कब करना है, फिर आप जवाब में दोगे कि इतने-इतने तारीख को करना है ना? तो ये चीज़ें क्या हो जाएँगी आपकी, क्या हो जाएँगी, ये इसमें टाइम लग जाएगा, ओके? अब आगे देखते हैं। अब आता है अपना इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे संप्रेषण में किस का अर्थ क्या है? ये KISS किस है, इसमें इसका अर्थ क्या है, ठीक है? इसका अर्थ होगा कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये इसका अर्थ है, ओके?
KISS का एक नया अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा कि कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, इसके बाद कीप इट शॉर्ट और सिंपल, ये भी इसका मतलब है, और कीप इट सिंपल स्टूपिड, इसके ये भी अर्थ है। ठीक है, संप्रेषण में 3 तरह के अर्थ होंगे। अब आगे चलते हैं अपन मौखिक संप्रेषण की हानियां और दोष देख लेते हैं। अभी अपन ने लाभ देखे थे, अपन हानियां भी देख लेते हैं। ओके, देखो भाई, दोनों पक्षों की प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक होती है, राइट। अगर आपने एक इंसान ने टाइम दे दिया और दूसरे वाले ने टाइम नहीं दिया तो संप्रेषण आपका अधूरा रह जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष हो ही नहीं पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के सामने। ठीक है, इसके बाद भावी संदर्भ के लिए यह अनुपयुक्त है, क्योंकि इसका सही रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं रहता है। ठीक है, आपने मौखिक रूप से जो बात कर ली, आप लोगों ने डील फाइनल कर ली, हाँ चलो अपन लोगों को ये करना है, लेकिन इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इसका आपके पास साक्ष्य नहीं है, सामने वाला कभी अपनी बात से पलट गया तो आप कोई भी प्रूफ नहीं दे सकते हो, है ना। इसके बाद आता है अपना संप्रेषण में महत्वपूर्ण बात के अभाव का भय रहता है। संप्रेषण में महत्वपूर्ण बात के अभाव का भय रहता है। महत्वपूर्ण बातें कम हो जाती, हंसी ठिठोली जल्दी होने लग जाती है, ये इसमें हो जाता है। ठीक है, लिखित साक्ष्य का अभाव रहता है, देख लिया अपन ने। चिंतन के लिए समय कम रहता है ना, चिंतन के लिए समय कम रहता है। जैसे आपने किसी को पार्टनरशिप का ऑफर दिया कि चलो अपन दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपने कहा हाँ चलो कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आपने बोल दिया, आपने विचार किए नहीं कि कैसा बिजनेस है, क्या नहीं है, भाई दोस्ती भी नहीं तोड़ना है आपको, काम भी आपको ज़रूरत थी ही सही, लेकिन आपने विचार ज़्यादा किया ही नहीं और हामी भर दी, तो ये हो जाता है। लेकिन लिखित में क्या होता है, आप जवाब जब तक नहीं दोगे तब तक आप अच्छे से सोच सकते हो कि करना है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है मौखिक संप्रेषण में उत्तरदायित्व की भावना नहीं आ पाती है। मौखिक संप्रेषण में उत्तरदायित्व की भावना नहीं आ पाती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आ पाती हैं। कह दिया, हवा में कह दिया, हो गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं होती है ज़्यादातर। ठीक है, दूरभाष से लंबा वार्तालाप खर्चीला हो जाता है। दूरभाष से लंबा वार्तालाप कैसा हो जाता है, खर्चीला। आपने फ़ोन पे बात करी, आपका एक दोस्त यहाँ है, एक दोस्त कहीं विदेश में है, बात करना ज़रूरी है, बात हो रही है, अधिक खर्चीला हो जाएगा। ठीक है, संप्रेषण करता तथा संप्रेषण प्राप्त करने वाले के बौद्धिक स्तर में अंतर होने से संदेश तुरंत समझ में नहीं आता है, राइट। आप कोई आपके सामने मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई विदेशी है, व्यक्ति है, और आप ठहरे हिंदुस्तानी, है ना। आपको इंग्लिश आती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं आती है, तो लेकिन सामने वाला तो आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश सोच कर ही सोचेगा ना कि आपको उसकी भाषा आती है, और वो अपनी बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश में शुरू हो जाएगा। आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपने तो बेसिक इंग्लिश थोड़ी बहुत सीखी हुई थी। तो इसमें क्या हो जाता है, बौद्धिक स्तर में अंतर होने से संदेश तुरंत समझ में नहीं आता है। उसने इंग्लिश में बहुत फर्राटेदार इंग्लिश में कुछ कहा, आपने बस या ओके ओके कह के ही रह जाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा आती नहीं है ना। तो इसमें ये हो जाता है। अगला आएगा लिखित संप्रेषण का अर्थ। अब लिखित को समझते हैं। जब संप्रेषण में पत्र, समाचार पत्र, बुलेटिन, परिपत्र, पैम्पलेट, डायरियाँ, हैंडबुक, नोटिस, सुझाव पत्र, पुस्तक आदि का प्रयोग किया जाए तो उसे लिखित संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है, लिखित संप्रेषण में शिष्ट भाषा, स्पष्टता, संक्षिप्तता, सरलता, विनम्रता, क्रमबद्धता तथा पूर्णता होनी चाहिए। ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अन्यथा उसका अधिक प्रभाव नहीं होगा। ठेठ भाषा में, अपनी ठेठ हिंदी भाषा में एकदम बुंदेलखंडी में आप बात नहीं कर सकते लिखित में। आपको प्रॉपर जो आपकी राष्ट्रीय या राज्य भाषा है, आपको उसी में बात करनी होगी। आप अपने हिसाब से कुछ भी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन मौखिक में ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है। आप अपने भाषा में भी बात कर सकते हो, जो आपकी मातृभाषा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं लिखित संप्रेषण के लाभ क्या होते हैं। आ जाओ भाई इधर। हाँ, प्रत्यक्ष संपर्क ज़रूरी नहीं है। प्रत्यक्ष संपर्क ज़रूरी नहीं होता है इसमें। आप कहीं से भी बैठे, बस आपको फैक्स कर देना है, आपको लेटर भेज देना है, ईमेल कर देना है, सामने वाला जहाँ भी होगा वहाँ से रिसीव कर लेगा और आपके बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। कम खर्चीला होता है। लिखित संप्रेषण भी कैसा होता है, कम खर्चीला होता है। एक मेल भेजने में कोई विशेष लाभ, कोई विशेष वो नहीं लगता है। चिट्ठी लिखने में कोई विशेष खर्च नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा, कम खर्चीला है। स्पष्टता होती है। आपने जो लेटर भेजा है, जो मेल भेजा है, उसमें स्पष्टता होगी कि आप क्या कहना चाह रहे हो।
ठीक है, स्पष्टता रहेगी। और इसके अलावा प्रभावोत रुक जाओ मैं पढ़ लूँ क्या लिखा हुआ है। प्रभावोत्पादकता ठीक है, प्रभावोत्पादकता। अब ये प्रभाव उत्पादकता थोड़ी सी मुझे समझना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मतलब क्या हो गया इसका। आगे आएगा अपन तब समझते हैं इसको, ठीक है, पेंडिंग में रखते हैं। लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण रहेगा इसका, ठीक है। आपके पास लिखित में रहेगी, अगर सामने वाला मुकरता भी है किसी बात से तो आपके पास प्रूफ होगा कि देखिए मुझे इन्होंने इस तारीख को ये मेल भेजा हुआ था, इन्होंने ये बात कही थी, तो आपके पास प्रूफ है। इसके बाद भावी संदर्भ हेतु उपयोगी। भावी संदर्भ हेतु उपयोगी मतलब अभी आपको कोई मेल प्राप्त हुआ, लेटर प्राप्त हुआ, तो क्या है, आपने अभी आपका मूड नहीं था अभी कुछ उसको करने का, कुछ भी जो काम जो होना था वो उसका मूड नहीं था, लेकिन 2 साल बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यार इस चीज़ में आगे होना चाहिए, तो आपके पास लिखित वो चीज़ होती है, आप उसको दोबारा रीड करके अब उसमें कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि भूलने वाली चीज़ नहीं है, आपके पास लिखित में है, आपको पूरा उसका एक बार रिवाइज़ कर लोगे, रिवीजन उसका देख लोगे कि हाँ इसमें ये होना है, आप आगे बढ़ सकते हो वहाँ से। इसके बाद उत्तरदायित्वता का निर्धारण, उत्तरदायित्व का निर्धारण इसमें होता है। आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपके पास लिखित में कोई आदेश आया कि आपको ऐसा करना है, तो आपके पास एक उद्देश्य, आपके पास क्या हो जाता है, एक उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है कि हाँ ये हमको करना है, लिखित में हमको ये चीज़ प्राप्त हुई है। इसके बाद विस्तृत संदेशों के लिए उपयोगी, विस्तृत संदेशों के लिए उपयोगी हो जाता है ये, ठीक है। इसके बाद आता है लिखित संप्रेषण की हानियाँ या दोष देख लो भाई। श्रम, समय तथा धन का अपव्यय, मेहनत ज़्यादा लगती है, समय ज़्यादा लगता है और धन का भी यूज़ होता है इसमें, ठीक है। तीनों चीज़ें हैं, आपकी मेहनत भी लगेगी, मेहनत कैसे लगेगी, लिखित में टाइम लगता है, उंगलियां चलानी पड़ेगी, कंप्यूटर पे कर रहा हो, पेन पे कर रहा हो, टाइम लगता है, समय भी ज़्यादा लगेगा और धन का अपव्यय भी होगा। भाई लिख रहे हो तो रिफिल जाएगी, फैक्स कर रहे हो तो इंटरनेट जाएगा, मेल कर रहे हो तो भी इंटरनेट जाएगा, ठीक है, और लाइट भी जाएगी, ओके। भूल होने पर पुनरावृत्ति की प्रक्रिया दोहराना, भूल हो गई मान लीजिए कुछ, तो आप में वहीं के वहीं करेक्शन नहीं कर सकते, आपको दोबारा से वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। भूल से अगर आपने कोई लेटर को भेज दिया, अब आपको लग रहा है कि उसमें मैंने कुछ गलत बात कह दी है, तो ऐसा उससे वापस नहीं मंगा सकते आप, आपको दोबारा से भेजना पड़ेगा, उसमें मेंशन करना पड़ेगा पिछले लेटर में ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। गोपनीयता भंग होना, इसमें गोपनीयता भंग हो सकती है ना। आपने लेटर भेजा, बीच में वो लेटर किसी के हाथ पड़ गया, उसने खोल के पढ़ लिया, तो अपनी गोपनीयता भंग हो सकती है। इसके बाद लंबी औपचारिकता के कारण अनावश्यक देरी, लंबी औपचारिकता होती है, इस वजह से अनावश्यक देर हो जाता है इसमें। अब आता है औपचारिक संप्रेषण, इसको पढ़ लो भाई, औपचारिक संप्रेषण क्या है। जब संदेश भेजने वाले तथा संदेश पाने वाले के बीच औपचारिक संबंध रहते हैं तो संप्रेषण भी औपचारिक ढंग से लिखित रूप में ही किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी कार्यालय का प्रबंधक अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी के विरुद्ध सदैव विलंब से कार्यालय आने के संबंध में उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी देता है, तो ऐसी दशा में वह लिखित रूप से औपचारिक रीति से ऐसा पत्र भेजेगा। संबंधित कर्मचारी से ऐसे पत्र की प्राप्ति की रसीद संदेशवाहक पुस्तिका में ली जाएगी, अर्थात पत्र प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है, आपको किसी को नोटिस देना है, मान लीजिए आपके कार्यालय में कोई प्यून है, वो देर से आता है, आपने उसको 3-4 बार बोल दिया कि आप टाइम पे आइए, नहीं सुधर रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट नौकरी से नहीं निकाल सकते। आपको उसको लिखित में नोटिस देना होगा कि कारण बताइए इसका, कि आप किस कारण से लेट होते हैं। बाकायदा उससे साइन लिए जाएंगे कि आपको ये प्राप्त हुआ है, आपने पढ़ा है और आपने चेतावनी को एक्सेप्ट किया है और इस पर साइन कीजिए, तो ये औपचारिकता हो जाएगी। डायरेक्ट आप उसको गाली गलौज नहीं कर सकते कि क्यों भी लेट क्यों आता है, आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते, आपको उसको लिखित में नोटिस देना होगा पहले। नोटिस का भी अगर वो जवाब नहीं देता है तो फिर आप फर्दर एक्शन ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको मौखिक देनी है, उसके बाद फिर उसको लिखित में चेतावनी देनी है, कारण बताओ, नोटिस उसके लिए जारी किया जाता है, ठीक है। ये इसमें आ जाएगा आपकी औपचारिकता में। इसके बाद आएगा औपचारिक संप्रेषण के लाभ क्या है, ये देख लो भाई। संदेश पूर्व निश्चित समय पर अपने आप दिए जाने से सूचनाओं में क्रमबद्धता तथा निरंतरता बनी रहती है, ठीक है। संदेश कैसा होता है, पूर्व निश्चित होता है, पूर्व निश्चित समय पर अपने आप दिए जाने वाली सूचनाओं में क्रमबद्धता तथा निरंतरता बनी रहती है,
ठीक है, जैसे अपनी है। अपना पूर्व निश्चित है कि इस धारी आज पार्ट 1 आया है तो अगला पार्ट 2 आएगा संप्रेषण का, फिर पार्ट 3 आएगा, तो पूर्व निश्चित है। ठीक है, अब मुझे क्या होता है, मैंने देख लिया कि लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था, आगे क्या पढ़ना है, तो अपना क्लियर है। हर कहीं से हम शुरू नहीं कर रहे हैं, अपन ने जहाँ ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं, यानी क्रमबद्धता और निरंतरता बनी हुई है। इसके बाद इससे विभिन्न पदों के बीच समन्वय समन्वय सरल हो जाता है। ठीक है, इससे विभिन्न पदों की भी समन्वय सरल हो जाता है। कौन बॉस है, कौन एम्प्लॉय है, कौन प्यून है, इसमें क्या हो जाएगा कि क्लियर रहता है समन्वय, है ना, पदों के बीच। इसके बाद संदेश के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण सरल हो जाता है। संदेश के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण सरल हो जाता है। ठीक है, आपने जो संदेश दिया है उसका उत्तरदायित्व निर्धारण सरल हो जाता है। आपने मेंशन कर दिया कि आपको ये काम करने हैं, आपने लिखित में दे दिया आप ये हो, आपको ये काम करना है, तो क्या होगा, उनके उत्तरदायित्व निश्चित हो जाएगा। राइट, आपने आपके अंडर में 3 एम्प्लॉयज़ हैं, आपने लिखित में उनको कहा कि आपका काम ये है, आज से आप ये काम करेंगे, आपका काम ये है, ये करेंगे, तो उनके मन में उत्तरदायित्व आ जाएगा कि हमारा ये काम निश्चित कर दिया गया है, हमको यही करना है। तो आ गई उत्तरदायित्व की भावना। ओके, संदेश का प्रारूप तथा सीमा पूर्व निश्चित होने से विकृति की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इसमें संदेश की विकृति बहुत कम हो जाती है, क्योंकि लिखित में है तो सामने वाला तोड़ मरोड़ के भी पेश नहीं कर सकता, उसको एज इट इज़ ही देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद संदेशों का आदान प्रदान पूर्व निर्धारित मार्गों से होता है। संदेशों का आदान प्रदान पूर्व निर्धारित मार्गों से होता है। उसे पता है कि मुझे फैक्स करना है, मुझे मेल करना है, या चिट्ठी भेजनी है, या क्या करना है, उसको पहले से पता होता है। अब औपचारिक संप्रेषण के दोष या हानियाँ और देख लो भाई। देखो, पूर्व निश्चित मार्गों के कारण संदेश के सामान्य प्रकार में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, संदेश पूर्व निश्चित मार्गों के कारण संदेश के सामान्य प्रकार में बाधा उत्पन्न होती है। संदेश लिखित होने के कारण यह विधि खर्चीली होती है। विभिन्न स्तरों पर संदेश के विकृत होने की आशंका रहती है। विभिन्न स्तरों पर संदेश के विकृत होने की संभावना होती है। इसके बाद इससे कार्यों में विलंब होता है। संदेश भेजने वाले तथा पाने वाले के बीच स्थिति विषयक अवरोध से संदेश का अर्थ प्रभावित होने की आशंका होती है। ठीक है, स्थिति विषयक अवरोध से संदेश का अर्थ प्रभावित होने की संभावना होती है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, समझ लूँ मैं ज़रा। संदेश जिसने भेजा और संदेश जिसने पाया के बीच स्थिति विषयक अवरोध से, स्थिति विषयक यानी जैसे कि बॉस ने लिखित में दिया, ठीक है, लिखित में दिया अपने एम्प्लॉय को, दोनों की स्थिति जो विषयक है वो अलग है, इस वजह से उसमें अवरोध उत्पन्न हो सकता है और संदेश का अर्थ प्रभावित होने की आशंका होती है। ठीक है, क्योंकि बॉस है, जो बॉस है भले वो नॉर्मल बात कर रहा है, अच्छे तरीके से बात कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय के दिमाग में पहले से फिट है कि ये मेरा बॉस है, ये मुझे स्ट्रिक्ट होकर ही ये बात कह रहा है। अगर उसने नॉर्मल भी कह दिया कि ये काम कल तक हो जाना चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में ये फिट रहता है कि ये मेरा बॉस है और ये मुझे ऑर्डर दे रहा है और बुरी तरीके से मुझे मतलब कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो मतलब पूर्व निर्धारित है, दोनों की स्थितियों में अंतर है, तो संदेश के विकृत होने की आशंका इसमें रहती है। ठीक है, हाँ, वही बात आ गई ना कि बॉस ने लिख के दिया है, अगर मौखिक रूप से कहता है तो पता चल जाता है कि बॉस के हाव-भाव क्या हैं, नॉर्मल बोल रहा है, लेकिन लिखित में है तो वो नहीं समझ पाता है कि ये गुस्से में बोल रहे हैं या नॉर्मल बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अनौपचारिक संप्रेषण। जब संदेश भेजने वाले तथा पाने वाले व्यक्ति के बीच संबंध अनौपचारिक अर्थात दोनों समान स्तर के अधिकारी हों, तो उनके बीच किया जाने वाला संप्रेषण अनौपचारिक संप्रेषण होता है। कुलीग्स के बीच में जो संप्रेषण होता है वो अनौपचारिक होता है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स बन जाते हैं आपस में काम करते करते और उनका जो बातचीत करने का तरीका है अनौपचारिक हो जाता है। ठीक है, ऐसे संप्रेषण का लिखित होना ज़रूरी नहीं है। उदाहरण के लिए टाइपिस्ट किसी अधिकारी के निजी सहायक को कोई टाइप किया हुआ आलेख स्वीकृत करने के लिए प्रस्तुत करे और व्यस्तता के कारण वह निजी सहायक इसकी स्वीकृति केवल सर हिलाकर या अन्य हाव भाव से करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे टाइपिस्ट किसी अधिकारी के निजी सहायक को
कोई टाइप किया हुआ आलेख स्वीकृत करने के लिए प्रस्तुत करें कि आपको ये टाइप करना है, और व्यस्तता के कारण वह निजी सहायक उसकी स्वीकृति केवल सिर हिला के दे दे। हाँ, ऐसा कर दिया तो ये क्या है, अनौपचारिक हुई ना बातचीत। अगर यही बात औपचारिक होगी तो फिर कैसे कहेगा अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, अभी टाइम लगेगा, या जो भी वो मुँह से बोलेगा। आप सिर हिला के हाँ, नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनौपचारिक में आ जाता है। ठीक है, अब क्या आएगा, अनौपचारिक संप्रेषण के लाभ देख लो भाई। लाभ क्या है, इसमें विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति संभव है। ठीक है, इसमें विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, भाई जहाँ पे बॉन्डिंग्स होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, अनुशासन ज़्यादा होता है, वहाँ पे खुले विचार नहीं आ पाते हैं। इसमें औपचारिक संबंधों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा संप्रेषण स्वतंत्रतापूर्वक प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, स्वतंत्रतापूर्वक हो सकता है। यह प्रबंधकीय कार्यों तथा निर्णयन में सहायक होता है। प्रबंधकीय कार्यों और निर्णयन में सहायक होता है। इसमें पद एवं स्थिति बाधक नहीं होती है। यह संगठनात्मक बाधाओं को दूर करने में समर्थ होता है। संगठनात्मक बाधाएं जो होती हैं, कई तरह की बाधाएं आ जाती हैं संगठन में, और आप औपचारिक तरीके से उसको दूर कर सकते हो। लाइक जैसे कोई एम्प्लॉय है, वो उसने काम करना बंद कर दिया, वो खुश नहीं था काम से, उसने कहा कि मुझे रिज़ाइन करनी है। ठीक है, अगर आप उसको औपचारिक रूप में समझाओगे ना, वो नहीं समझने वाला। यही आप अगर अनौपचारिक रूप से उससे कहोगे कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, देखो घर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मुझसे कहो, मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं ठीक कर देता हूँ, मैं देखता हूँ आपसे कौन क्या कहता है। ये अनौपचारिक तरीके से आपने बात की है ना, तो वो आपको बता सकता है बातचीत अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, तो आपने बाधा को निपट लिया ना यहाँ से। अब आता है अनौपचारिक संप्रेषण के दोष और हानियाँ देख लो भाई। इस पर नियंत्रण रखना तथा इसके आधार पर नियंत्रण लेना कठिन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई आधार ही नहीं होता है, निराधार बातें होती हैं। अनौपचारिक में तो कोई आधार ही नहीं है, तो फिर निर्णय लेना कठिन हो ही जाता है। इसके बाद अनौपचारिक संप्रेषण का स्रोत ढूंढना ही कठिन होता है। अनौपचारिक संप्रेषण जब शुरू होती है तो कोई स्रोत की ज़रूरत नहीं होती, कहीं से भी टॉपिक उठता है और घंटों घंटों से बातचीत हो सकती है, अतः उत्तरदायित्व का निर्धारण कठिन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें विश्वसनीयता की सीमा निर्धारित करना कठिन हो जाती है। विश्वसनीयता की सीमा निर्धारित नहीं हो सकती है। इसमें तथ्यों के विकृत होने की संभावना बनी रहती है। तथ्यों की विकृत है ना, तथ्य होते ही नहीं है भाई। फ्रेंड सर्कल में जो हो रही है इसमें कोई तथ्य थोड़ी ना होते हैं, किसी तथ्य की आवश्यकता ही नहीं होती है। कुछ भी बात हो रही है, कहीं से भी बात हो रही है। ओके, इसका प्रबंधकीय दक्षता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। भ्रम तथा कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रबंधकीय दक्षता में सारे कुलीग्स आपस में घेरा लगा के बातचीत कर रहे हैं, तो भाई विपरीत असर तो पड़ेगा आपकी प्रबंधकीय व्यवस्था पर। भ्रम तथा कठिनाई की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अब अपन इसके अंतर देख लेते हैं कि औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर क्या है। देखो, इसकी स्थापना औपचारिक तथा संगठनात्मक संबंधों द्वारा होती है। किसमें? औपचारिक में। अनौपचारिक में क्या होता है, इसकी स्थापना सामाजिक संबंधों द्वारा होती है। सामाजिक संबंध मतलब आपकी जिसके साथ भी बनती है। 10 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी नहीं 10 के साथ आपके औपचारिक अनौपचारिक संबंध हो, अच्छे संबंध हो। कुछ 1 या 2 हो जाते हैं जो उससे आपकी गहरी दोस्ती हो जाती है, तो क्या हो जाता है, सामाजिक संबंध। भाई हमें उसकी जो कंपनी है पसंद है, भाई हम उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। नहीं है दूसरे की कंपनी हमको पसंद, हम नहीं है दूसरे के साथ कंफर्टेबल, तो नहीं है। तो संबंधों पर डिपेंड करता है आपकी किससे बनेगी, किसके साथ आप रहना पसंद करेंगे। इसके बाद संदेश के स्रोत को पहचाना जा सकता है। संदेश के स्रोत को इसमें पहचाना जा सकता है औपचारिक में, और अनौपचारिक में क्या होगा, यह ज़रूरी नहीं है कि इसको पहचाना जा सके। ओके, इसके बाद आता है सूचनाओं के स्वरूप के बदलने की संभावना बहुत कम होती है। सूचनाओं के स्वरूप के बदलने की संभावना बहुत कम होती है, और अनौपचारिक में क्या हो जाएगा, सूचनाओं के स्वरूप के बदलने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। सूचनाओं का स्वरूप भी बदल सकते हैं अनौपचारिक में। नेक्स्ट है
यह संप्रेषण पूर्ण रूप से विश्वसनीय होता है और अनौपचारिक यह संप्रेषण पूर्ण रूप से अविश्वसनीय होता है। इसमें फिर आएगा, इसकी गति धीमी होती है क्योंकि इसका मार्ग निश्चित होता है, और इसकी गति बहुत तेज़ होती है क्योंकि इसका मार्ग अनिश्चित होता है। इसमें सदस्यों के बीच संगठनात्मक संबंध होते हैं और उसमें सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध होते हैं। यह स्थिर होता है और यह अस्थिर होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब आता है अपना 1 सेकेंड, सांकेतिक बाधाएं देख लेते हैं। यही आ रहा था कि 1 सेकेंड रुकिएगा। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। प्रबंधक को संप्रेषण तंत्र के टूटने अथवा बाधाओं के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये बाधाएं प्रभावी संप्रेषण के द्वारा होती हैं। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। सांकेतिक भाषा, संकेतीय भाषा पहले। ठीक है, संकेतीय बाधाएं गलत शब्दों के प्रयोग के कारण त्रुटिपूर्ण रूपांतरण, भिन्न अर्थ निकलने इत्यादि के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, संकेतीय कैसे हो जाएंगी? आप सामने वाला कुछ कह रहा है और आपको उसकी बात ही समझ में नहीं आ रही, आप कुछ का कुछ अर्थ निकाल रहे हो, तो संकेतीय बाधाएं आ जाएंगी। इसमें क्या आ जाएगा? संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति, संदेश आपने ठीक से प्रेषित नहीं करा, विभिन्न अर्थों सहित संकेतक, एक ही बात की आपने कई अर्थ, डबल मीनिंग वर्ड जिसे बोलेंगे वो यूज़ करे हैं, तो क्या हो गया इसका? ये संकेतीय बाधाओं में आ जाएगा। इसकी गलत समझ संप्रेषण समस्याओं को उत्पन्न करती है। त्रुटिपूर्ण रूपांतरण, अनुवाद, मतलब आपने उसका अर्थ कोई गलत निकाल सकता है, ये हो गया इसका मतलब। अस्पष्ट संकल्पनाएं, आपने कोई ऐसी बात कह दी जिससे क्या हो गया? अस्पष्ट संकल्पनाएं, दिमाग में दूसरे तरह की छवि, उसकी संकल्पना बन गई। तकनीकी विशिष्ट शब्दावली। ठीक है, तकनीकी विशिष्ट शब्दावली, आपने कोई ऐसी टेक्निकल वर्ड्स उसमें यूज़ कर लिए जो आम जनता की समझ में नहीं आएंगे, तो ये भी संकेतीय बाधा में आएगी। इसके बाद शारीरिक भाषा या हाव भाव, मैंने आपको कल भी यह उदाहरण दिया था कि आप खुशी की खबर को अगर दुखी होकर सुनाओगे तो ये क्या आ जाएगा? शारीरिक हाव भाव में आ जाएगा। मतलब सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि आप खुशी की बात सुना रहे हो और खुद दुखी हो रहे हो, तो मैं खुश हूँ या दुखी हो जाऊँ, है ना? तो ये इसमें आ जाएगा संकेतीय बाधाओं में। इसके बाद भाषा संबंधी बाधाएं, अनुचित शब्द, अत्यधिक शब्द, अस्पष्ट चित्र या अस्पष्ट संकेत। ठीक है, ज़रूरत से कम बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, अस्पष्ट चित्र या अस्पष्ट संकेत, ये सब किस में आ जाएंगे? भाषा संबंधी बाधाओं में। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें में ऐसा कौन भाषा संबंधी बाधा है, तो ये आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। अब आता है मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या क्या होती हैं, ये देख लो। संप्रेषण के प्रसारण में लोप, क्षय अथवा अपर्याप्त प्रतिधारण। ठीक है, प्रसारण में लोप क्या आ जाएगा? प्रसारण में लोप, आप बात कर रहे हो, बात करते करते बीच में आपने इम्पोर्टेंट बात को ही बीच में छोड़ दिया, मतलब लोप कर लिया, उसको स्किप ही कर दिया, बोला ही नहीं, है ना? तो उसमें दिक्कत आ जाती है। इसके बाद असामयिक मूल्यांकन। ठीक है, असामयिक मूल्यांकन, अभी आपने किसी से संप्रेषण किया, बातचीत की, पूरी बात हुई नहीं है और आपने पहले ही धारणा बना ली कि इसका ऐसा है, मूल्यांकन पहले ही कर दिया कि इसको बोलना नहीं आता, इसको बातें करनी नहीं आती, तो ये असामयिक मूल्यांकन हो जाएगा। सावधानी का अभाव, ध्यान न देना, मनोवैज्ञानिक भावना उसमें आ जाएगा। सावधानी का अभाव से मतलब ध्यान न देना। आप टीचर है, अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट को, और स्टूडेंट कहीं खोए हुए हैं कि मैं यहाँ गया हूँ घूमने, वहाँ गया हूँ दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ, तो ये सब आ जाएगा इसमें सावधानी का भाव और ध्यान न देना। इसके बाद अविश्वास आ जाता है, किसी आप संप्रेषण कर रहा है सामने वाला, लेकिन आपके मन में उसके प्रति कोई भाव है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं कि ये सही बोल रहा है, तो आप उसकी बात को नहीं ध्यान से सुनोगे। इसके बाद अरुचि, रुचि नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं बात सुनने में, तो कानों तक जा रही आवाज़ लेकिन दिमाग के अंदर नहीं जा रही क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है। इसके अलावा पूर्वाग्रह, पहले की कोई आपके दिमाग में छवि बैठी हुई है उस इंसान से जिससे आप संप्रेषण कर रहे हो,
उसके साथ पहले आपका कभी झगड़ा हुआ है तो पहले पूर्व धारणा है कि ये तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही है, इसकी तो बात ही नहीं सुनना। इसके बाद अप्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अप्रत्यक्षीकरण, आप हो मौजूद लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, ये अप्रत्यक्षीकरण में जाएगा। चिंताग्रस्त होना, आप सुन रहे हो सामने वाले की, जैसे आप अभी मेरी वीडियो सुन रहे हो लेकिन आपके घर में कुछ बहुत ऐसा कुछ माहौल है कि आप नहीं उसको सुन पा रहे हो, आपका दिमाग वहीं लगा हुआ है, तो ये इसमें बाधाओं में आ जाएगा। चिंताग्रस्त हो क्योंकि आप उत्सुकता का पूर्ण ना होना, आप उत्सुक ही नहीं हो बात सुनने के लिए, आप अपुरस्कृत अभी अनुभव कर रहे हैं, है ना। बच्चे ने कोई प्रस्तुति दी अपने स्कूल में और उसको पुरस्कृत नहीं किया गया, तो क्या होगा, वो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि व्यक्तिगत बाधाएं क्या होती हैं। सत्ता के सामने चुनौतियों का भय, ठीक है। सत्ता के सामने चुनौती का भय, अधिकारी का अपने अधीनस्थों में विश्वास का अभाव, संप्रेषण में अनिच्छा, उपयुक्त प्रोत्साहनों का अभाव, संप्रेषण के सन्निकट तथा वास्तविक उद्देश्यों में अंतर होना, संप्रेषण के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध, ये सब किस में आ जाएंगे, व्यक्तिगत बाधाओं में आ जाएंगे। अब देखते हैं अपन आगे। अब है अपना समय का अभाव, प्रशिक्षण की कमी, संगठन में उपयुक्त वातावरण का अभाव, अधिकारियों की अवहेलना, ये सब व्यक्तिगत में आ जाएगा, ठीक है। उपयुक्त वातावरण नहीं आपके संगठन में, तो संप्रेषण नहीं हो पाएगा। अधिकारियों की अवहेलना, आप हमेशा एडवाइस देते हो अपने सर मैडम को कि सर ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपके टीचर ने बोल दिया स्टूडेंट हो स्टूडेंट की तरह रहो, हमें एडवाइस मत दो, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आप संप्रेषण के यहाँ पे घटक दिए हुए हैं, घटक में क्या क्या आ जाएगा आपके संप्रेषण के घटक, संदेश प्रेषक, संदेश वाहन या श्रृंखला, संदेश प्रापक और प्रतिपुष्टि, ये क्या आ जाएगा, संप्रेषण के घटक हैं इतने, ठीक है। प्रभावी संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के सुझाव, संप्रेषण करने से पहले विचार लक्ष्य स्पष्ट कर लेना चाहिए, ओके कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ तक जाना है। संदेश प्राप्तकर्ता की आवश्यकता अनुसार संप्रेषण करें, ठीक है। जितनी जिसको सुनने की कैपेसिटी है उसको उतना ही सुनाओ, अनावश्यक बोलोगे तो आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। संप्रेषण के पहले अन्य लोगों से भी परामर्श करें, ठीक है। संप्रेषण से पहले अन्य लोगों से पहले सलाह कर लें कि कैसे प्रेषित करना है संदेश को। इसके बाद संदेश में प्रयुक्त भाषा शैली और उसका विषय आपको पता होना चाहिए, किस भाषा में आप संप्रेषण करने जा रहे हो, शैली कौन सी यूज़ कर रहे हो और उसका विषय क्या है। इसके बाद ऐसा संप्रेषण करें जो सुनने वालों के लिए सहायक हो और महत्वपूर्ण और मूल्यांकन हो, ठीक है। सुनने वाला इंटरेस्ट ले पहली चीज़ तो, और मूल्यवान हो उसके लिए, मतलब उसके लिए उसको वैल्यू पता हो उसकी। उपयुक्त प्रतिपुष्टि निश्चित करें, उपयुक्त प्रतिपुष्टि निश्चित करें उसकी, ठीक है। वर्तमान तथा भविष्य दोनों के लिए संप्रेषण करें, संप्रेषण का अनुसरण भी करें। अब आता है संगठनिक बाधाएं, संगठनिक नीति, मतलब संगठनिक नीति की गड़बड़ है तो ये दिक्कत आ जाएगी। नियम तथा अधिनियम ज़रूरत से ज़्यादा है, स्ट्रिक्ट है तो दिक्कत होगी। पदवी या पद, आप जिस योग्य हो आपको वो पद ना देकर उसके नीचे का पद दे दिया गया तो दिक्कत होगी। इसके बाद संगठन की संरचना में जटिलता, संरचना ही जटिल है ना। आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए, आपके बॉस तक बात पहुंचाने के लिए कई जटिलताओं से जूझना पड़ता है। बीच में जो लोग हैं वो आपको जाने नहीं दे रहे, ऊपर तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, बात ही नहीं जाने दे रहे हैं आपकी, तो ये दिक्कत हुई। इसके बाद संगठनिक सुविधाएं, सुविधाएं जैसी आपको चाहिए उस संगठन में वैसी नहीं है तो संप्रेषण में प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसके बाद संप्रेषण और संचार में अंतर, ये तो मैंने पहले ही पढ़ लिया था कि संप्रेषण और संचार में दो अर्थों में उपयोगों में, संप्रेषण और संचार दो भिन्न अर्थों और उपयोगों के शब्द हैं, ठीक है। संप्रेषण क्या है वो समझ लो पहले। देखो जी, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है सूचना, डेटा या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, ठीक है। यह तकनीकी प्रक्रिया हो सकती है जैसे इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क्स, रेडियो या विभिन्न संचार उपकरणों का उपयोग करके। इतने उपकरण, मतलब इसके लिए किसी आपको
अम, किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, चाहे वो इंटरनेट हो, वायरलेस हो, रेडियो हो, किसी भी उपकरण के साथ इसमें कर सकते हो होगा संप्रेषण में। संप्रेषण उपकरणों के उदाहरण शामिल हो सकते हैं मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या अन्य नेटवर्क डिवाइसेस, ये सब संप्रेषण में यूज़ होते हैं। अब संचार क्या है? संचार देख लो भैया। संचार एक व्यक्ति या समूहों के बीच संदेशों, विचारों या जानकारी का विनिमय करने की प्रक्रिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, संप्रेषण अलग है और संचार अलग है। संप्रेषण में क्या होता है, आप किसी व्यक्ति से किसी माध्यम की ज़रूरत होती है उसके लिए, है ना? संप्रेषण से औपचारिक मतलब कहना चाहिए हो सकती है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट अगर होती है बातचीत समूह में, फ्रेंडशिप सर्कल में, ये आपका क्या हो जाएगा? संचार हो जाएगा, ठीक है? और कहाँ गया? संचार एक व्यक्ति या समूहों के बीच संदेशों, विचारों या जानकारी को विनिमय करने की प्रक्रिया है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक संवाद, भाषण, लेखन या अन्य माध्यमों के माध्यम से हो सकता है। संचार में भाषा, संकेत और अन्य विशिष्ट सांद्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो समझ और संदेशों के प्रसारण में मदद करती है। ठीक है? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अब संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण प्रक्रिया वह तकनीकी शब्द है जो सूचना, डेटा या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह तकनीक प्रक्रिया विभिन्न साधनों का उपयोग करती है, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, रेडियो, वायरलेस टेलीग्राफी या फिर अन्य संचार उपकरणों का उपयोग करके करती है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सूचना या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप से पहुंचाना होता है, बिना किसी त्रुटि या कम से कम त्रुटि के। ठीक है? संप्रेषण में मैंने बताया था कि औपचारिक ज़्यादा रहता है, ठीक है? इसमें सुरक्षित पहुंचाना होता है आपका संदेश, यूं ही नहीं आप कुछ भी कह सकते हो, त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कम से कम हो। संप्रेषण प्रक्रिया में यह बात महत्वपूर्ण है कि संप्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश को प्रापक अपनी समझ अनुसार ग्रहण करता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रापक पर उसके ज्ञान, बौद्धिकता, समाज संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार संप्रेषण प्रक्रिया भी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को अनुसरण करती हुई चलती है। ठीक है? ये हमारा संप्रेषण का थर्ड पार्ट जो है आज कंप्लीट होता है। कल हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है? और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, कैसा आपको समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट पहले से ईजी लग रही है या नहीं लग रही है? कैसा मज़ा आता है मैनेजमेंट को करने में? अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और लाइक शेयर कर दिया करो भाई, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। खुद की पढ़ाई से अलग से मुझे टाइम निकाल कर ये आप लोगों के लिए वीडियो लाना होता है, तो यार इतना तो कर ही सकते हो कि फ्री का एक लाइक आता है वो आप कर सकते हो, और फ्री का ही एक कमेंट होता है जिसमें आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हो। कोई अलग से बनावटी नहीं करना है, जो दिल में ख़्याल आ रहा है ये सुनकर, ये पढ़कर जो दिल में ख़्याल आ रहा है वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है? अगली वीडियो में हम इसका पार्ट 4 करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।